इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। इजी टॉपिक है। एग्ज़ाम में 6 नंबर का न्यूमेरिकल आने की इससे उम्मीद होती है। कभी कभी 3 नंबर में भी 2 पार्ट में आ जाता है, 3-3 नंबर के, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आता ज़रूर है किसी ना किसी फॉर्म में। तो मेथड्स पढ़ने हैं। तो अगर बात करें, बेसिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है आपका वैल्यू आउटपुट मेथड, ठीक। दूसरा होता है हमारा इनकम मेथड, और चौथा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक। अब मज़ेदार बात तुम्हें बताएं क्या है, बच्चे को ये टॉपिक समझ में क्यों नहीं आता, कठिन क्यों लगता है। कठिन इसलिए लगता है ये टॉपिक क्योंकि नेशनल इनकम को हम अगर टर्म्स में लिखें तो हम उसे कहते हैं NNPFC, ठीक। नेशनल इनकम जो होती है वो होती है NNPFC कहलाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फर्स्ट NNPFC, इसका मतलब होता है नेट, इसका मतलब होता है नेशनल, और इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से GNPFC, GDPFC, मतलब पहला वर्ड या तो N होगा या G होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेट होगा या ग्रॉस होगा, G का मतलब ग्रॉस। दूसरा या तो D होगा या N होगा, ठीक। N का मतलब नेशनल और D का मतलब डोमेस्टिक। इस तरीके से चौथा MP होगा या FC होगा, मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये हर टर्म में आपको कॉमन मिलते हैं वर्ड्स। तो ये NNPFC है। N का मतलब होता है पहला N, ये G डोनेट करता है नेट और ग्रॉस को, तो यहाँ N है तो इसका मतलब नेट। दूसरा N डोनेट करता है नेशनल को, अगर दूसरे नंबर पे D होता है तो डोमेस्टिक को डोनेट करता है। P का मतलब हमेशा प्रोडक्ट ही होता है, यहाँ FC है मतलब फैक्टर कॉस्ट है, ठीक। तो ये NNPFC होता है। अब दिक्कत क्या आती है बच्चे को, दिक्कत इसमें ये आती है हमें कि इन तीनों ही मेथड से डायरेक्टली NNPFC तक नहीं पहुंचा सकता। मतलब ये तीनों ही मेथड डायरेक्टली आपको नेशनल इनकम निकाल के नहीं देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से अगर हम बात करें तो हमारा GVA-MP निकलता है। इनकम मेथड की बात करें तो NDP-FC निकलता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो GDP-MP निकलता है। अब इसमें GVA-MP जो है वो सारे सेक्टर्स का निकाला जाता है, और जैसे ही GVA-MP तीनों सेक्टर का प्लस कर देते हैं हम, मतलब सिग्मा GVA-MP निकाल लेते हैं, तो उसे हम GDP नाम दे देते हैं। सिग्मा GVA-MP मतलब सारे सेक्टर का GVA-MP निकाल लेना, तो इससे भी हमारा GDP-MP आता है। क्वेश्चन में कहते हैं कि नेशनल इनकम निकालो, NNPFC निकालो। अब बच्चा कहता है कि यार मेथड्स के में फॉर्मूले तो इस चीज़ के हैं, निकालने को कह रहा है, ये तो कन्फ्यूजन ये रहता है। तो कन्फ्यूजन परमानेंटली ब्रोकन कर दूंगा मैं, यहाँ से ईजी बना दूंगा इसको। बस ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। तो इन तीनों मेथड्स को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, कुछ बेसिक टूल्स होते हैं हमारे जिनको हम अच्छे से समझ लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्जन टूल्स, ठीक। कुछ हमारे कन्वर्जन टूल्स होते हैं, जैसे कि कन्वर्जन टूल्स का मतलब, अगर ग्रॉस और नेट, जैसे कि अगर तुम्हें ग्रॉस से नेट में जाना है, मतलब ग्रॉस को नेट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसी सेम तरीके से अगर आपको नेट से वापस ग्रॉस में जाना होता है, ठीक है, इसे नेट को दोबारा से ग्रॉस में कन्वर्ट करना होता है, तो हम प्लस कर देते हैं डेप्रीसिएशन। अब ये क्या है, कैसे है, तो अभी रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। मैं इसे करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, हम लोग करेंगे बड़े प्यार से। दूसरा होता है डोमेस्टिक और नेशनल, मतलब अभी बताया ना मैंने, या तो GDP-MP लिखा होगा या NNPFC लिखा होगा, ठीक। मतलब इस ग्रॉस से अगर नेट में कन्वर्ट करोगे तो ये लगेगा। D से N में जाओगे, मतलब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करोगे या चेंज करोगे, तो हमें प्लस करना होता है NFIA। ये क्या होता है NFIA?
ठीक, कुछ लोग इसे NFIFA भी लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अभी ये भी समझाऊंगा ये क्या होता है। ठीक, इसी तरीके से नेशनल से सॉरी, अगर हम डोमेस्टिक में जाते हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए इसमें माइनस करना होता है NFIA। ठीक है, ये करना होता है। तीसरा और आखिरी हमारा होता है MP, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए। अगर MP को हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसमें जो है माइनस करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर हम इसमें कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी, कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को प्लस कर दें। ठीक, ये कर सकते हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में हमें जाना होगा तो हम NIT को प्लस कर देंगे या फिर इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। ये सारे नोट्स आप पे पहले से लिखे हुए होंगे, तो ये तो पहले कन्वर्जन टूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब ये है क्या, ये कैसे काम करता है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को कवर कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था, अकाउंट्स में भी हमने पढ़ा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, कि हमारे टेंजिबल एसेट्स की कीमत में जब कमी आती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्शन करने के लिए हम मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक, तो जब हम प्रोडक्ट की कीमत निकालते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा होता है मशीन का लगा हुआ, तो वो होता है हमारा ग्रॉस। और जब उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है नेट। ठीक, तो ये होता है ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का फ़र्क। तो ये तो बहुत जरा सा होता है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा इतना पढ़ने या समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। दूसरा जो समझना है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर हम बात करें। ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो होती है वो होती क्या है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और ये होता है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब ये है क्या, फैक्टर इनकम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फैक्टर इनकम्स मतलब रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये हमारी फैक्टर इनकम्स होती हैं। अब ये फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड का मतलब क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो, अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। जैसे मान लो ये हमें तो खाली प्रेजेंटेशन के लिए समझना है, थोड़ा सा गंदा सा बना है, भद्दा सा बना है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा देश भारत है, हमारा देश भारत है, ये इंडिया है और ये हमारा, हम मान लेते हैं USA है। ठीक, ये इंडिया हो गया और ये USA हो गया, ये आपको पता ही है, ये इंडिया, ये USA हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है हमारे देश के बहुत से लोग फॉरेन में रहते हैं, USA में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। ठीक, वहाँ से पैसे कमा के अपने देश में भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। ठीक, तो वो हमारे देश के नागरिक हैं नहीं है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हमारे देश में ही लाई कर रहा है, उनकी फैमिली तो यहीं रह रही है नहीं है। तो जब ऐसा कोई सीन होता है, जैसे कि हमारे देश का कोई इंसान, जैसे राम, वो अमेरिका रह रहा है और अमेरिका में उसने डॉलर कमाए और उन डॉलर को उसने इंडिया भेज दिया।
इसी तरीके से विराट कोहली मैच खेलने गया बाहर, वहाँ उसने मोटे पैसे कमाए, वो लेके हिंदुस्तान आ गया, ठीक, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही लाई कर रहा है, तो विराट कोहली तो हिंदुस्तान के नागरिक है। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी बिजनेस फर्म्स हैं, जैसे SBI, ठीक, हमारा ही एक बिजनेस है, कंपनी है पीटर इंग्लैंड, ये वहाँ जो प्रॉफिट कमाएंगे, ये उस प्रॉफिट को कमा के हमारे देश में ले आएंगे नहीं ले आएंगे, ठीक। राम ने सैलरी कमाई, हमारे उसमें ले आया, विराट कोहली को मिला, वो यहाँ आ गया, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ये सब कंपनीज़ हैं हमारी, इनने प्रॉफिट अर्न किया, ये हमारा यहाँ पे लेके आ गए, तो ये सारा पैसा जो हमारे देश में लेके आए नहीं आए, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि एब्रॉड से हमारे पास फैक्टर इनकम जनरेट हुई, हमें पैसा आया। अब इसके बाद, अब जिस तरीके से भाई हमारे देश के नागरिक USA में रह रहे हैं, वहाँ से कमा के पैसा हिंदुस्तान बेच रहे हैं, वैसे USA के कुछ नागरिक भी तो हमारे देश में आते होंगे। जैसे मान लो टोनी यहाँ रह रहा है, यहाँ से इसने पैसे कमाए और अपनी फैमिली को भेज दिए, ऑब्वियस सी बातें भेजेगा, ठीक। इसी तरीके से मैकडोनल्ड्स इंडिया में कंपनी है, अपना प्रॉफिट कमाएगी, बाहर बेच देगी। इनका कोई सिंगर आया यहाँ पे, किसने पैसे कमाए और ये हिंदुस्तान से ले गया अपने देश में, तो यहाँ से ये पैसे कमा के अपने देश लेके चले गए। ये होता है हमारा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक। ये क्या कहलाता है, हमारा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कहलाता है। अब इसको हम आसानी से समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो राम ने 10 रुपये कमाए, भेज दिए, विराट कोहली ने 100 कमाए, भेज दिए, SBI ने 200 कमाए, भेज दिए, इसने 90 कमाए, भेज दिए, तो टोटल 100, 10, 200, 400 रुपये के नाम पे इंडिया के पास फैक्टर इनकम आ गई, आई नहीं आई? ये है क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसी तरीके से ये भी यहाँ से कुछ पैसा कमा के ले गए, मान लो ये 100 ले गया, ये जो है वो 50 रुपये ले गया, ये अगर हम बात करें तो 150 रुपये ले गया मैकडोनल्ड्स यहाँ से कमा के, तो टोटल ये लोग यहाँ से कितने कमा के ले गए, 300 ले गए। तो ये 300 क्या है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है। अगर मैं तुमसे कहूँ इस सब में इंडिया ने कितना रुपया कमाया, नेट पैसा हमें कितना बचा, 400 आए, 300 गए, 100 रुपये बचे, तो ये 100 ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। ये 100 ही क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। अब एग्जाम के लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो कम कैलकुलेटर टूल में है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करते हैं, ठीक है। मतलब अभी तुमने पढ़ा ना कि हम डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई इनकम अर्न करके वो दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे करके अर्न करके दे देंगे। जैसे वो कहेंगे कि ये पीटर इंग्लैंड हमारे देश की कंपनी है, USA की ज़मीन पे अपना बिजनेस कर रही है, इसने 90 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट हिंदुस्तान लेके आ गए। ये बताओ पहले ये 90 रुपये क्या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? क्यों नहीं है या है? अगर देखो आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये नहीं है। क्यों नहीं है, फिर से दोबारा समझाता हूँ, पिछली वीडियो में भी समझाया था। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट नहीं हो रहे हैं 90 रुपये, ये USA की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रहे हैं, ये USA की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे, ना कि ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का। तो ये पहली चीज़ तो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक। नेशनल इनकम का है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये 90 रुपये हमारे देश में आ गए ना, ये 90 रुपये हमारे देश में लेके आ गया ये पीटर इंग्लैंड की कंपनी, और इस डोमेस्टिक इनकम में हमने ये 90 रुपये जोड़े होंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर फॉर्मूले में एडजस्ट हो चुके होंगे, तो ये हमने इसमें जोड़े होंगे नहीं जोड़े, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास, मतलब प्लस करे होंगे हमने, ठीक। तो यानी कि ये नेशनल इनकम का तो पार्ट है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई।
अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे मैकडोनल्ड्स इंडिया में है, हमारे तुम्हारे घर के पास भी है, शहरों में भी है। इसने 150 कमाए, ये 150 कमा के यहाँ से अपने देश ले गया, क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक ज़मीन पे, हमारे देश की ज़मीन पे ये पैसा जनरेट हुआ, इसलिए डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। लेकिन क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैसा हमारे देश से चला गया, ये क्या हो गया होगा, इसमें फीटा के तौर पे माइनस हो गया होगा। माइनस होने का मतलब हमारे देश से चला गया, तो इसीलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माने जाएंगे। इस तरीके से टोनी ने जो पैसे कमाए वो हमारे देश की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माने जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माने जाएंगे। इस तरीके से ये सिंगर, इसने जो पैसे कमाए वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माने जाएंगे, लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माने जाएंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ लें विराट कोहली, विराट कोहली ने जो पैसा कमाया वो नेशनल इनकम का तो पार्ट है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, यही पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और बनता ही नहीं है। ठीक, राम ने जो पैसे कमाए वो हमारे नेशनल इनकम का तो पार्ट है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। एसबीआई ने जो पैसा कमाया वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर में वो दे देते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम पहचानने के लिए देते हैं, ऐसे ही नेशनल इनकम से भी रिलेट करके दे सकते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पे इतनी देर लगा के आपको अच्छे से समझाया गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चैप्टर के एंड में, इसमें नहीं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इकट्ठे क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी चैप्टर्स मैंने अब तक कवर करा दिए इन वीडियोज़ के अंदर। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो तुम्हें पढ़ाना था कन्वर्जन टूल में, वो है मार्केट प्राइस से रिलेट करता हुआ और फैक्टर कॉस्ट से रिलेट करता हुआ। तो एक बार ये पूछा भी गया है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट और सब्सिडीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब ऐसा देखते हैं क्यों हो रहा है। इसके लिए 2 सिनेरियोज ले लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं एक फैक्ट्री है, उसने कुछ गुड्स का प्रोडक्शन किया। इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। मान लो लैंड वो लेके आया 20 रुपये किराए पे, लेबर लाया 30 रुपये पे, कैपिटल मतलब जो पैसा लेके आया 10 रुपये के इंटरेस्ट पे लेके आया, और अपना प्रॉफिट वगैरह है कि मैं 40 रुपये लूँगा। तो टोटल अगर मैं बात करूँ, ये जो टोटल खर्चा उसने कर दिया इन गुड्स को बनाने पे 20, 30, 50, 60 और 100 रुपये, तो ये 100 रुपये उसका क्या है? ये 100 रुपये उसकी कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? ये क्या है? चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है नहीं है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाने वाली कॉस्ट जो होती है वो हमारी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। अब बेसिक लेवल पे सोचो। ठीक, इसमें तुम्हारा एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी तो इंक्लूड हो गया, तो कॉस्ट से कॉस्ट हो गई, ये तो पूरी प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब कॉस्ट के अंदर। ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर को दिए जाने वाला ये रेंट है, ये वेजेस हैं, ये इंटरेस्ट है, और ये प्रॉफिट है, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है। अब क्या होता है, अब आती है सीन में गवर्नमेंट कहती है तुमने प्रोडक्शन किया, वो कहते हैं हाँ हमने प्रोडक्शन किया। तो गवर्नमेंट कहती है लाओ प्रोडक्शन किया, तो तुम हमें एक काम करो, एक्साइज ड्यूटी पे करो। हम प्रोड्यूसर कहता है कितनी, तो गवर्नमेंट कहती है 20 रुपये, तो प्रोड्यूसर जो है 20 रुपये अपनी जेब से निकाल के देता है। अब अगर तुम प्रोड्यूसर होते तो इस 20 रुपये का क्या करते जो इसे तुमने दिए? इस कॉस्ट में प्लस कर देते, तो यानी कि अब इस गुड की कीमत कितनी हो जाती? 120 हो जाती। तो अब ये क्या बन जाता? ये अभी तो आपका फैक्टर कॉस्ट था, ऐसे ही इसमें आपने क्या प्लस किया? टैक्स प्लस किया। जैसे ही आपने इसमें टैक्स प्लस किया, ये क्या बन गया? मार्केट प्राइस बन गया। ठीक, एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और सब्सिडी प्लस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा है, हो गया। फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस में आ गए। ठीक, दूसरा सिनेरियो, यही कंडीशन है, यही कुछ तुमने गुड्स प्रोड्यूस करे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 20, 30, 10, 40, 100 रुपये का खर्चा, तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफिसर आया,
गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा अरे तुमने प्रोडक्शन किया, गवर्नमेंट ऑफिसर बोला हाँ किया। बोले तो ये क्या है 100 रुपये? बोले ये 100 रुपये मेरी फैक्टर कॉस्ट है। बोले यार ये तो बहुत महंगा है। बोले बहुत महंगा है मतलब? बोले मार्केट में तो ये गरीब बेचारे लोग खरीद ही नहीं पाएंगे इस तरीके से, तो इसे सस्ता करो। तो तुम क्या कहोगे? अरे मालिक मालिक कैसी बात कर रहे हो, अगर 100 रुपये से मैं कम में बेचूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है अच्छा नुकसान हो जाएगा, चलो हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे, तुम एक काम करो ये लो मेरी तरफ से ये 15 रुपये रखो। तो ये 15 रुपये क्या हो गई यहाँ पे? सब्सिडी हो गई। तो ये 15 रुपये यहाँ पे क्या हो गई? सब्सिडी हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? 15 रुपये मुझे गवर्नमेंट से मिल गए, तो मैं लोगों में ये प्रोडक्ट कितने का बेचूंगा? 85 का बेचूंगा, मतलब मार्केट प्राइस। तो मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हम सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं। तो बस ये सिनेरियो होता है इनका, इसके अलावा इनका कोई सिनेरियो नहीं होता है। ये टूल्स इस तरीके से ही हमारे यूज़ करे जाते हैं और कोई सीन नहीं है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करा जाएगा तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरीके से इनका इस्तेमाल करा जाता है, एक आध क्वेश्चन करके। जैसे कि मान लो जीडीपी एमपी दे रखा है आपको 2000, डेप्रीसिएशन दे रखा है 500, आपसे कहा है निकाल दो एनडीपी एमपी। तो कैसे निकालोगे? एनडीपी एमपी इज़ इक्वल टू जीडीपी एमपी। मतलब हमेशा ध्यान रखना है जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो आप रखेंगे एलएचएस पे, जो आपको फाइंड आउट करनी है, और जो आपको गिवन होगी वो हमेशा रखेंगे आप अपने आरएचएस पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बस टूल्स लगाएंगे। ग्रॉस अगर हम देखें यहाँ पे कंपेयर करना है, हमें क्या कंपेयर करना है? पहला वर्ड एन, पहला वर्ड जी, दूसरा वर्ड डी, दूसरा वर्ड डी, तीसरा वर्ड पी, तीसरा वर्ड पी, लास्ट दो वर्ड एम पी और यहाँ पे भी एम पी। मतलब डी और डी सेम, पी हमेशा सेम होगा ही होगा, एम पी भी है और एम पी भी है। मतलब मुझे एन डी पी एफ सी को निकालने के लिए ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, और मैंने सीखा ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? डेप्रीसिएशन माइनस कर दूँगा। तो 2000 में से मैं 500 जैसे ही माइनस करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 1500 जो है वो एन डी पी एम पी आ जाएगा। सिंपल। ठीक, एक ये हो गया। एक और दिखा देता हूँ चलो अच्छे से। एन एन पी एफ सी ले लेते हैं 2500, डेप्रीसिएशन 200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 100, फाइंड जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी निकालो। तो फिर वही चीज़ क्या क्या जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे इजिकल टू बना लो। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? GDPFC जो दे रखा है। क्या दे रखा है? NNPFC। बड़े टर्म देखने हैं, कन्वर्जन टूल्स वाली चीज़ें नहीं देखनी है, बड़ी टर्म्स देखनी है। जैसे कि ये बड़ी टर्म है, ये बड़ी टर्म है, ये देखनी है, ये नहीं देखनी है, इन्हें नहीं देखना है लेफ्ट हैंड राइट पे लिखते समय। अब कन्वर्जन टूल्स में इन्हें देखना है। अब फिर से देखेंगे नेट, यहाँ ग्रॉस, यानी कि नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप माइनस कर रहे थे, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है? एन है और यहाँ पे डी है, मतलब इस एन को डी में चेंज करना है, मतलब नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना है। अभी पीछे पढ़ के आए, नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देंगे। तो बस हो गया। ये कितना था? 2500, डेप्रीसिएशन 200 माइनस 100, तो यानी कि 2600। ठीक, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। ये हो गया, ये कन्वर्जन टूल्स कहलाते हैं हमारे। इनको आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस मैंने करा दी थी उस समय, एक बार से दोबारा से आपके नोट्स में होंगे, उनकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक, तो ये हमारे कन्वर्जन टूल्स थे। कन्वर्जन टूल्स यहाँ पे एंड हो जाते हैं। अब जो है हम मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला मेथड है हमारा वैल्यू आउटपुट मेथड। इसे कुछ लोग
प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। और प्रोडक्शन मेथड, ये क्या होता है प्रोडक्शन मेथड? ठीक, वैल्यू आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड, इसे दो तरीके से देखा जाता है। इससे जो आंसर निकलता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसे हम कहते हैं GVMP। ठीक, GVMP को निकालने के लिए हमें चाहिए होता है GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। चलो इसे थोड़ा सा अकाउंट से लिंक करें। 2 मिनट को GVMP समझ लो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? RFO माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। RFO मतलब सेल्स होती है मेरी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट जितने का मैं खरीद के लेके आया। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही है। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, इंटरमीडिएट कॉस्ट में खाली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। अब ये रॉ मटेरियल हम किसी से भी परचेज कर सकते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट से परचेज करें, हो सकता है हम हाउस होल्ड से परचेज करें, हो सकता है हम अदर फर्म से परचेज करें, हो सकता है हम फॉरेन कंट्री से परचेज करें। हम ये कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। GVOMP ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, इसका मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स तो तुम्हें पता ही है, जो भी सामान हमने बेचा, चाहे वो हमने किसी को बेचा, जैसे कि सेल्स टू हाउस होल्ड, हमने हाउस होल्ड्स को सामान बेचा। सेल्स टू फर्म्स, हमने दूसरी फर्म्स को सामान बेचा। ठीक, सेल्स टू गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट को सामान बेचा। ठीक, इसके अलावा एक्सपोर्ट, हमने विदेश में सामान बेचा, ये भी हमारे इसमें आ जाएंगे। और एक स्टार बना के लिख लो, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। जो प्रोडक्शंस किया जाएगा सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो भी हमारी सेल्स में इंक्लूड की जाती है। और अगर बात करें इन तीनों सेल्स की, तो ये तीनों हमारी डोमेस्टिक सेल्स कंसिडर करी जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो हमने विदेश में सामान बेचा ना, तो हमारे देश के अंदर कितना बिका, डोमेस्टिक सेल्स ये कहलाती है। अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा होगा वो माइनस कर देना है। और कभी कभी हो सकता है ये आपको डायरेक्ट भी दे रखा हो, तो ये बस आपको फॉर्मूला लगाना है। अब मैंने क्या कहा था, इससे हमें आंसर मिलेगा GDP-MP एट द एंड मिलेगा वो, लेकिन आपको कंसिडर कर लेना है कि इससे जो भी आंसर आ रहा है वो GDP-MP आ रहा है, तब तक जब तक आपको क्वेश्चन में 2 सेक्टर या 2 फॉर्म्स ना दे रखी हो। ठीक, वो भी मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन जो करेंगे हम तब की बात करेंगे। ठीक, तब भी मैं दोबारा से दिखाऊंगा। मतलब क्या कहने का है, मतलब कहने का ये है कि जब हम GVA-MP निकाल लेते हैं किससे, प्राइमरी सेक्टर से, उसमें प्लस कर देते हैं GVA-MP किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, और उसमें प्लस कर देते हैं GVA-MP किसका, टर्शरी सेक्टर का, तो हमारा आ जाता है GDP-MP। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के अभाव से हम यही मानेंगे, क्योंकि आपको एक ही फर्म की हम मान के चलते हैं दे रखी होगी इन्फॉर्मेशन, या एक ही सेक्टर की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो आप उसी को क्या मान लेंगे, GDP-MP कंसिडर कर लेंगे। तो इससे आप GDP-MP निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये GDP-MP निकल जाएगा। अब फिर मेन चीज़, आपसे तो एग्ज़ाम में कहा होगा कि नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम को कहते हैं NNPFC। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, GDP-MP, वही बात, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो निकालना है और राइट हैंड साइड पे जो गिवन है। तो अब तो मान लिया तुम्हें GDP-MP निकाल लिया, तो वो गिवन है, तो GDP-MP राइट पे जो निकालना है वो इधर। फिर वही कन्वर्जन टूल्स लगाएंगे जो हमने पीछे पढ़े, जैसे कि G और यहाँ है N। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, यहाँ है D और यहाँ है N। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उसी तरीके से MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो हमारा जो है सॉल्व करेंगे जैसे हम, हमारा NPFC निकल के आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों को इस तरीके से याद कराया जाता है कि NPFC इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप प्लस NFIA माइनस NIT। तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर टू लर्न दिस थिंग्स। ठीक, आप इस तरीके से करो, इजी पड़ेगा और होगा। हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको मैं करके दिखाऊंगा। ये हो गया, तो हमारा ये हो जाता है वैल्यू आउटपुट मेथड। इसके बाद जो अगला आता है वो है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है? इनकम मेथड NDPFC हमारा आंसर निकाल के देता है। इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा इनकम मेथड का। इनकम मेथड का आंसर जो आता है वो NDPFC आता है। ये हमारा इसका फॉर्मूला माना जाता है। अब याद क्या रखने लायक बात है, ये जो आंसर इससे NDPFC आता है, इसे आसान शब्दों में डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है वो मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। इसे डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। अब तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से शुरू करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले जितनी भी चीज़ें देता है, जैसे क्या क्या देता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, कैश में देगा, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड या फिर कोई चीज़ दे दी। ठीक है, अलाउंसेस मतलब आने जाने का भाड़ा किराया वगैरह। इसके अलावा ये ध्यान रखना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो ये एम्प्लॉयर वर्ड पे बहुत ध्यान रखना, ये एम्प्लॉयर ही लेना है। एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉई वर्ड भी लिखा हो सकता है, तो एम्प्लॉई वर्ड इग्नोर कर देना है। ठीक, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ये क्या होती हैं? तो जैसे कि प्रोविडेंट फंड। ठीक, मालिक जी भी इसमें जो पैसा डालता है वो हमारा इसमें आता है, वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट माना जाता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, पहले मिक्स इनकम को भी देख लेते हैं। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड्स की जो होती है वो मिक्स्ड होती है, उसे अलग करना मुश्किल होता है। आसान शब्दों में ऐसे समझो, तुम्हें रटना है तो अभी ऐसे खाली रटने का ही समय है कि मिक्स इनकम जो है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और नहीं दे रखी होगी तो फिर वो या तो नहीं ही दे रखी होगी, अगर नेशनल इनकम निकलवाई होगी तो ज़ीरो हो जाएगी, और अगर नेशनल इनकम नहीं निकलवाई होगी, क्वेश्चन में लिखा ही होगा कि फाइंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उसका क्वेश्चन अलग तरीके का होता है। तो वो भी हम देखेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में इसके न्यूमेरिकल वाली वीडियो में पूरी तरीके से कवर करूँगा। ये हो गया। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब एक तरीके से बिजनेस का प्रॉफिट एक तरीके से हम ले सकते हैं अपने। ठीक, तो इसके अंदर दो तरीके की इनकम्स आती हैं आपकी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, इसके अंदर दो तरीके की इनकम्स आपकी आ जाती है। जब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाता है। प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, रेंट,
रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक, ये तीनों होंगी। इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम खाली प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट है वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा, लेकिन अगर बाई चांस प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दे रखा हो तो प्रॉफिट आपको 3 पार्ट में फिर दे रखा होगा। पहला पार्ट होगा कॉरपोरेट टैक्स, दूसरा होगा हमारा डिविडेंड, और तीसरा होता है हमारा रिटेन अर्निंग। तो ये आपको भी पता है, जब बिज़नेस का प्रॉफिट है जैसे 100 रुपये, तो उसमें से कुछ पैसा जैसे कि मान लो 20 रुपये सरकार को टैक्स दे दिया, 40 रुपये डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, और 40 रुपये सरप्लस रिजर्व में डाल दिया अपने भविष्य के लिए, कंपनी के उसके लिए। तो ये हमारा ये होता है। तो कभी कभी इसमें आपसे रेंट भी निकलवा लेता है, जैसे मोस्टली क्वेश्चन कई बार देखा गया कि रेंट निकलवा लिया या ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकलवा लिया, तो इसमें के क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि नेशनल इनकम निकलवाने के, तो उनको भी कवर कर लिया जाएगा। अब मैंने क्यों कहा था ये डोमेस्टिक इनकम है, ये क्या सीन है इसका डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड, उस समय जो स्टार्टिंग में बात कही थी। तो क्वेश्चन में आपसे निकलवाता है मोस्टली NPFC। जो हमें निकालना होता है वो हम लेफ़्ट पे लिखते हैं, और जो दे रखा होता है वो राइट पे लिखते हैं। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, NDPFC फाइंड कर लिया। अब ये NDPFC जो हमने फाइंड कर लिया, तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें कन्वर्जन टूल्स लगा के इससे इधर पहुंचने के लिए NN सेम है, डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड खाली प्लस कर देंगे, ठीक, और बाकी हमारा सब सेम है, हम नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा इनकम मेथड होता है, इनकम मेथड हो गया। इसके बाद जो अगला मेथड हमें कंसिडर करना होता है वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा और आखिरी, एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आता है वो आता है GDP-MP। GDP-MP का फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट निकलता है। और बाई चांस से कभी आपको नेट इंपोर्ट दे दे क्वेश्चन में तो माइनस कर देना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को GDCF कहते हैं, याद रखना, इसे बाद में देखेंगे, पहले प्राइवेट समझ लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड्स के द्वारा किया गया जो भी खर्चा होता है गुड्स और सर्विसेज को अवेल करने के ऊपर, वो हमारा इसमें चला जाता है। वैसे तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए बाई चांस से अगर आ जाए, ना दे रखा हो, तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग कर देना, ये दोनों ज़रूर दे रखे होंगे, आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए देश के अंदर, वो हमारा इसके अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको समझना है, नेट एक्सपोर्ट्स को आपको बता ही दिया, तो ये समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये मैं वहाँ पे भी छोड़ के आया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर मैं बात करूँ, देखो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट चैप्टर में भी इसे हमने छोड़ दिया था, वहाँ पे भी समझना था, तो यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट होती है, तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में खाली डेप्रिसिएशन का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो ये ग्रॉस की ही बात की जा रही है, यहाँ पे GDCF की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए बता रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट जब भी होती है तो हमेशा ध्यान रखना वो दो तरीके से होती है। तुम अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहला करोगे फिक्स इन्वेस्टमेंट, मतलब मशीन्स वगैरह खरीदोगे, दुकान भी खोल रहे हो तो फर्नीचर वगैरह खरीदोगे तो फिक्स इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दुकान खरीद रहे हो तो स्टॉक खरीदोगे, फैक्ट्री खोल रहे हो तो रॉ मटेरियल खरीदोगे,
तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जल्दी ख़त्म कर देते हैं। हमें पहले से पता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक कहा जाता है। चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ये तो निपट गया, इसे हटा देते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट को समझना है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम भी होता है GDFCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होता है, ये नहीं दे रखा होगा, मोस्टली जो है ये नहीं दे रखा होता है। डायरेक्टली अगर नेशनल इनकम निकलवाता है तो ये नहीं दे रखा होता है, आपको अलग अलग पार्ट में दे रखा होगा। और ये निकालने के लिए हमें ये और ये प्लस करने होते हैं। अब तो ये भी कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट नहीं देंगे, तो इसको भी 3 पार्ट में बांट के दे देते हैं। कौन कौन से? एक तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे किया गया खर्चा, दूसरा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पे किया गया खर्चा, और इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे किया गया खर्चा। जब आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो GDFCF निकल के आ जाएगा। उसमें फिर चेंज इन स्टॉक प्लस कर देना, GDCF निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है। अब कभी कभी एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, आपसे GDCF की ज़रूरत होगी, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा NDCF, तो कुछ मत करना, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप प्लस कर देना। GDCF नहीं दे रखा होगा तो ये सब दे रखे होंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करना, या तो ये दे रखा होगा GDFCF में चेंज इन स्टॉक प्लस हो जाएगा, या फिर GDCF निकालने के लिए NDFC नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन NDCF दे रखा होगा, सी नहीं आता है बाद में, सॉरी, NDCF दे रखा होगा। तो इसमें भी तुम प्लस कर देना चेंज इन स्टॉक, और फिर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। या कभी कभी हो सकता है GDFCF निकालना पड़ जाए, तुम्हें NDCF दे रखा हो खाली, तो इसको नेट को चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा हो तो N को D में कन्वर्ट करने के लिए खाली डेप प्लस कर देना। मतलब ये है होल सोल कहने का मतलब, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो ये इन तीनों को प्लस करके निकालना होगा, उसके बाद इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये ऐसे नहीं दे रखा होगा तो ये ऐसे फॉर्म में दे रखा होगा तो भी हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, तो हमें इसकी नीड नहीं होगी। ठीक, अगर हमें ये निकालना है और हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, दोनों अलग, तो प्लस करके पहुँचना पड़ेगा यहाँ तक। फिर अगर हमें इसकी जगह यहाँ G की जगह बस N कर देंगे तो ये पूरा सेम रहेगा, इन दोनों को तो प्लस करना है, और डेप और प्लस हो जाएगा चेंज करने के लिए। और अगर ये नहीं दे रखा है तो खाली डेप प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और इसको इसमें फिर हम अगर ये दे रखा होगा तो इसको प्लस भी कर सकते हैं, तो बात वही बन जाएगी, और नहीं दे रखा होगा तो फिर यही मान लिया जाएगा। तो ये हो गया आपके, तो ये हमारे इसके 3 तरीके के मेथड थे। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है जो हमें इसमें पढ़नी होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। पहले 3 मार्क्स में कई बार पूछी गई है ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये होती क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम या GDP के एस्टिमेशन से रिलेट करती है। ठीक, मतलब नेशनल इनकम और GDP को निकालने में आने वाली एक कॉमन सी समस्या होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस होती है वो कई बार काउंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, उसके पास उस ज़मीन थी, उसने 100 रुपये के सीड्स खरीदे और ज़मीन पे बोए। इन सीडों को बोने के बाद उसकी फसल उगी वीट, जितनी भी उगी, उस फार्मर ने क्या किया, ये वीट जो थी वो किसी फ्लोर मिल वाले को बेच दी। कितने रुपए पे बेच दी, मान लेते हैं 300 रुपये की उसने बेच दी। 100 रुपये की खरीदी थी, सीड्स खरीदे थे, वीट उगाई, 300 की बेच दी। फ्लोर मिल वाले ने 300 रुपये की ये वीट ली, और इस 300 रुपये की वीट लेके इससे क्या किया, आटा पीसा, आटा बनाया, गेहूं का आटा बना दिया। और इस आटे को एक बेकरी वाला था, ख़त्म हो गया,
इस आटे को एक बेकरी वाला था, इस बेकरी वाले को इसने 500 रुपये के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। बेकरी वाले ने इस आटे का इस्तेमाल करा और बढ़िया सा केक बनाया, और वो केक बना के किसी कस्टमर को बेच दिया, मान लो 800 रुपये का। तो अब तुमसे कही जा रही है कि जीडीपी बता दो भैया, या डोमेस्टिक इनकम बता दो। तो पता है आदमी क्या कहता है? आदमी कहता है यार इसने 300 कमाए, इसने 500 कमाए, इसने 800 कमाए, तो 800 800 1600 हो गई, ठीक। लेकिन इसमें तो गलती है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया इसमें 1600 में से चलो कहते हो कि 100 रुपये सर माइनस भी कर दे रहे हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन के, तो 500 बेच के तो 1600 मिले, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1600 नहीं। ध्यान से देखो, 300 रुपये में 2 कॉस्ट इंक्लूड है। एक 100 रुपये सीड्स की कॉस्ट इंक्लूड है और 200 रुपये का इसका प्रॉफिट है, तो इसकी इनकम कितनी? 200 रुपये। ऐसे ही इस 500 में अगर बात करें तो इस 500 में इसकी 300 रुपये की कॉस्ट इंक्लूड है और 200 का प्रॉफिट है, तो इसकी इनकम कितनी? 200। ऐसे ही इस 800 में इसकी 500 की कॉस्ट है और 300 का प्रॉफिट है, तो इसकी इनकम कितनी? 300। तो कायदे में देखा जाए तो इनकम अगर आप निकालोगे तो 400 300 700 ही तो निकल के आ रही है। टोटल इनकम जनरेशन 700 हुई। वैल्यूएशन तो यही है, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऐड ही हुई। ये क्या है? यही तो वैल्यू एडिशन है, जो वैल्यू ऐड हो रही है यही तो वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन से निकालेंगे तो 700 निकल के आ रही है, वैसे हम निकाल रहे हैं तो गलत निकल के आ रही है, ठीक। ये तरीका होता है, ये है हमारा ये। तो ये समस्या ये गलत आई थी, तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाती है, इस वजह से ये गलत आई थी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन ये है, या तो वैल्यू एडिशन मेथड से निकालो, जो तुमने ये किया 700 निकल आई, या फिर दूसरा तरीका ये है, आप GVAMP वाला फॉर्मूला लगाओ कि आप अपनी सेल निकालो, फाइनल सेल कितने की थी? 800 की, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन 100 रुपये का माइनस करो तो अभी कितनी आ गई? 700 आ गई। तो 2 तरीके हैं, या तो वैल्यू एडिशन मेथड को फॉलो करा जाए, या फिर आप डायरेक्टली क्या लो, फाइनल गुड की कॉस्ट लेके निकालो। तो ये केक यहाँ पे हमारा फाइनल गुड है, इसके बाद ये कंज्यूम हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब एग्ज़ाम में 3 नंबर में आएगा तो क्या लिखना है? एग्ज़ाम में 3 नंबर में आएगा तो ये लिखना है, डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक। हमने पहले भी कवर करी है ये कई बार। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब एक बार से ज़्यादा काउंट कर लेना नेशनल इनकम निकालते समय वैल्यू उसकी आउटपुट की। द प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी कंसिडर द आउटपुट ऑफ द फर्म आर फाइनल आउटपुट्स। मतलब ये तब माना जाएगा जब हम फर्म का ये फाइनल आउटपुट फाइनल माने। तो यही तो फाइनल माना था हमने, 400 500 300 800 800 1600, तभी तो गलत निकल के आ रहा था हमारा, ठीक। Therefore, we are counting the value of goods at every stage of production more than once at a time। मतलब यहाँ पे अगर देखो ये 100 रुपये यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो ये समस्या आ रही है यहाँ पे। बट इट इज़ द फैक्ट दैट आउटपुट ऑफ वन फर्म मे बी इनपुट फॉर अनदर फर्म। अगर लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो आउटपुट है इसका 300 रुपये वो इसके लिए इनपुट है, कॉस्ट है, और यहाँ पे जो 500 रुपये इसके लिए कॉस्ट है नहीं है। तो ये मे बी द इनपुट फॉर अदर इट कैन बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग वे। इसको 2 तरीके से सॉल्व किया सकता है कि वैल्यू एडिशन ले लो, वैल्यू एडिशन मेथड को फॉलो करा जाए, या फिर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ले लो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमारा रह गया था। इसमें बीच में 3 नंबर के लिए भी ये पूछा जाता है, वैसे मैंने पहले भी इसे आपको एक्सप्लेन कराया। तो ये हो गया, ठीक। तो ये कर लेना, चलो।